गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने चैप्टर 7 पदखंड का आत्म परिचय एक गीत स्टार्ट किया था। फर्स्ट और सेकंड पद हमारा कंप्लीट हो चुके। फर्स्ट पद था मैं जग से ध्यान किया करता हूँ पंक्तियों तक, और जो नेक्स्ट पद था हमारा जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, और मैं मन मोजों का मस्त बहा करता हूँ। निम्न पंक्तियों तक हमारा अर्थ कंप्लीट हो चुका। जो नेक्स्ट पद है हमारा थर्ड पद, वो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों के अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी को याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाने। जो प्रस्तुत पद्यांश है वह कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। प्रस्तुत पद में कवि ने जीवन में उल्लास तथा अवसाद आदि स्थितियों का वर्णन किया है। अर्थ देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं, कवि अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, कि मैं अपने युवावस्था की मस्ती में ही मस्त इस संसार में विचरण करता हूँ या संसार में घूमता फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद, यौवन में युवावस्था, उन्माद यानी कि मस्ती में मस्त या प्रेम के अंदर अधिक सीमा पार करना या मन सनक की तरह पागलपन होना, कि मैं अपनी युवावस्था में अपनी मस्ती में ही मस्त रहता हूँ। मेरे अंदर प्रेम की अत्यधिक सनक सवार है, अर्थात हल्का सा प्रेम मेरे लिए पागलपन सा बना हुआ है। उन्मादों के अवसाद लिए फिरता हूँ, और इसी मस्ती के कारण मुझे कभी कभी मेरे अंदर दुख भी मिलता है, कि इस दीवानगी ने मुझे जो है मेरे जीवन में दुख भी दिया है और मुझे बहुत सी जगह निराशा भी मिली है। आगे देखिए, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। कवि कहता है कि ऐसी मेरे मन की स्थिति है कि मैं बाहर से तो हंसते हुए और खुश रहता हूँ, परंतु अंदर ही अंदर ये मुझे रुलाती है। कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कि मैं बाहर से तो हंसता हुआ लोगों को दिखाई देता हूँ, लेकिन ये मुझे अंदर ही अंदर रुलाती है। अर्थात जो मेरे प्रिय है उसके वियोग में मेरा मन दुखी रहता है, और मैं लोगों को दिखाने के लिए बाहर से खुश नज़र आता हूँ, लेकिन अंदर से प्रिय के वियोग में हमेशा रोता हुआ रहता हूँ। मैं अपने हृदय में प्रिय की मधुर स्मृति बसाए हुए हूँ और हमेशा उसे ही याद करता रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे हृदय में प्रिय की मधुर स्मृतियाँ हैं और मैं उसी की याद के सहारे आगे बढ़ रहा हूँ, और उसके नहीं मिलने के कारण मेरा मन वो दुखी रहता है, और जब मुझे अपने प्रिय की याद आती है तो उसकी याद में मैं दुखी हो जाता हूँ। नेक्स्ट लाइन देखिए, कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। कवि कहता है कि इस संसार को जानने के लिए अनेक प्रयत्न किए। कर यत्न, यत्न यानी कि प्रयास, कि कर सत्य किसी ने जाना, कि इस सत्य को जानने के लिए अनेक प्रयत्न किए, इस संसार को जानने के लिए अनेक प्रयत्न किए, सबने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु जीवन सत्य को कोई नहीं जान पाया। लेकिन जीवन रूपी जो सत्य है उसको जानने का सभी प्रयत्न किया और मिट गए, लेकिन जीवन रूपी सत्य किसी ने भी नहीं जाना है। नादान वही है जहाँ पर दाना है।
नादान अर्थात मूर्ख है वही है, यानी कि उसी स्थान पर है जहाँ पर दाना है। दाना से यहाँ पर अर्थ है जहाँ पर कि कुछ अपना स्वार्थ पूरा हो। तो कवि कहता है कि इस संसार में इस तरह जिसने भी देखा वही नादानी कर रहा, अर्थात इस संसार के सत्य को जानने का सबने प्रयास किया और सभी जो है किसी ने भी इस सत्य को नहीं जाना है। इस संसार में जिसे जहां पर भी धन और वैभव सामग्री मिली वहीं पर ही दाना चुगने लग गया। अर्थात कवि कहता है कि जीवन के सत्य को किसी ने भी नहीं जाना है, ये केवल उतना ही जानते हैं कि इतने जहाँ पर भी धन और वैभव सामग्री जहाँ मिलती है वहीं पर ही दाना चुगने लग जाते हैं, अर्थात अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए लगते हैं। कवि की दृष्टि में जो होते हैं वो ऐसे लोग क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इनसे पास नहीं जाता है, ज्ञान से महकर इनसे दूर हो जाता है। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। कवि आगे कहता है कि ऐसे लोग मेरी दृष्टि में क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं, क्योंकि वे जानबूझकर सांसारिक लोभ माया के चक्कर में उलझते रहते हैं। अर्थात अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि उन्हें वो सत्य को पहचान नहीं पाते और ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर कि अपना स्वार्थ पूरा हो सके, यानी कि धन वैभव भोग सामग्री उन्हें मिल सके। लेकिन कवि कहता है कि ऐसे लोग जो है मेरी दृष्टि में मूर्ख होते हैं और वे जानबूझकर इस सांसारिक जो मोह है माया है उसके चक्कर में उलझते हुए चले जाते हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाने। कवि कहता है कि मैं इस संसार की नासमझी को समझ गया हूँ कि ये संसार कैसा है, इसके साथ जो है मैं इसे भुलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ और इस संसार को मन के अनुसार, अपने मन के अनुसार जीवन जीने की सीख ले रहा हूँ। अर्थात जो मेरा मन चाहता है मैं उसके अनुसार अपना जीवन जीना चाहता हूँ, ना कि ये संसार जिस तरीके से चला जा रहा है मैं उसका ज्ञान लेना नहीं चाहता हूँ और अपनी पुरानी बातों को भूलकर जो है अपने साथ संसारिक जो ये ज्ञान है उसको मैं भुलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ और जो मेरे मन में जो विचार है उसको साथ लेकर मैं अपना जीवन जीना चाहता हूँ और उसी के अनुसार मैं जीवन जीने की सीख ले रहा हूँ। प्रस्तुत पद में कवि ये संदेश देना चाहता है कि सच्चे ज्ञान के हवाओं में सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता, कि जब तक हम सच्चे ज्ञान से सत्य को नहीं देखेंगे तब तक हम उसे पहचान नहीं सकते हैं। प्रस्तुत पद में सरल तथा मिश्रित शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग प्रस्तुत पद के अंतर्गत हुआ है। यहाँ होता है हमारा थर्ड पद कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए फोर पद। मैं और जग कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी का जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग पे उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत पद में कवि ने इस स्वार्थी संसार को त्याग कर सत्य और प्रेम के पथ पर आगे बढ़ने की बात कही है, कि जो संसार में स्वार्थीपन है और जो धन वैभव या भोग विलास में अपना जीवन जीते हैं उसको त्याग कर सत्य और प्रेम के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। अर्थ देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कहता है कि संसार लोग सभी लोग जो है अपना स्वार्थ पूरा
करने में लगे हुए हैं। इस कारण मैं और संसार दोनों अलग अलग है। मैं और जग और कहाँ का नाता, अर्थात मेरा और जग का कहाँ का नाता है। मेरा और संसार का कोई नाता या संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार के जो लोग हैं वो अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं और मैं इस तरीके का जीवन नहीं जीना चाहता हूँ। इसलिए ये संसार और मैं बिल्कुल अलग है। इस संसार और मेरे में कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट लाइन देखिए, मैं बना बनाकर कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है कि मैं रोज ही पता नहीं कितने जग बनाता हूँ, अर्थात काल्पनिक संसार को बनाता हूँ और रोज मिटाता हूँ। मैं रोज नए संसार के अर्थात नए आदर्शों की रचना करता हूँ और जब मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता हूँ तो मैं उसे मिटा देता हूँ और फिर से अपना दूसरा नया संसार बनाने की कल्पना करने में लग जाता हूँ। नेक्स्ट लाइन देखिए, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। जग जिस यानी कि यह संसार जोड़ा करता है वैभव, मैं प्रतिपग यानी कि प्रत्येक कदम पर पृथ्वी को ठुकराता हूँ। कवि कहता है कि यह संसार जिस धन को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, कि जिस धन को सभी लोग एकत्रित करने में लगे हुए हैं और अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में लगे हुए हैं, मैं उसे अपने जीवन में पूरी तरीके से ठुकरा देता हूँ। इस संसार में को ठुकराकर मैं इस तरीके के संसार को ठुकराकर सत्य और प्रेम के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता हूँ। कि कवि कहता है कि यह संसार ऐसा है जिसमें कि लोग क्या है, धन को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। मैं अपने जीवन के प्रत्येक पर ये धन जो प्रवृत्ति को इकट्ठा करने की है, मैं उसे ठुकराता हूँ और अपने जीवन को प्रेम और सत्य के साथ आगे लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट लाइन देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। रोदन का अर्थ होता है रोना। राग लिए फिरता हूँ अर्थात प्रेम के गीत लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी यानी कि ठंडी वाणी। आग लिए फिरता हूँ, आग यहाँ पर है कि अपनी विरह वेदना की जो आग है उनके गीत लिए अपने मन में फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे रोदन में भी एक प्रेम का भाव झलकता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, कि मेरे एक रोने में भी एक तरीके का जो है प्रेम का गीत उसके अंतर्गत निकलता है। कि मेरे रोदन में यानी कि मेरे रोने में भी एक प्रेम का भाव दिखाई देता है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ, अर्थात जो मेरी प्रिय है उसकी विरह वेदना में मेरे आंसू झलकते हैं और उस आंसू झलकने में भी मेरे जो है प्रेम के आंसू वो निकलते हैं और उसमें भी प्रेम का भाव झलकता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मेरी वाणी कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की जो है वेदना का ताप है। कि मेरी वाणी जो अपने मुंह से निकलती है वो कैसे निकलती है, शीतल और मधुर निकलती है। कि मेरे गीतों की वाणी में जो है वो शीतल और कोमलता लिए हुए है, लेकिन फिर भी उसमें विरह वेदना की जो ताप है वो उसके अंदर अपने साथ लिए हुए मैं फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। भूपों यानी कि राजाओं का, प्रासाद यानी कि महल। कवि कहता है कि इस धरती पर
राजाओं के विशाल महल विद्यमान है, यानी कि बहुत से बड़े बड़े राजाओं के महल है, परंतु प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन एक खंडर जैसा है कि हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कि मेरा बहुत से इस पृथ्वी पर बहुत से राजाओं के विशाल विशाल महल है, लेकिन जो मेरा जीवन है वो एक खंडर जैसा है। फिर भी मैं इस खंडर के ऊपर जो ये राजाओं के महल है उनको न्यौछावर कर सकता हूँ कि मुझे ये राजाओं के महल नहीं चाहिए, मैं अपने जीवन रूपी खंडर में ही खुश रहता हूँ। मैं अपने हृदय में उसी खंडर में प्रेम के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। जो ये महल है, राजाओं के बड़े बड़े जो महल है, मैं उसे अपने जीवन रूपी खंडर पर न्यौछावर करता हूँ, मुझे यही ही प्रिय है। प्रस्तुत पद में सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का प्रयोग प्रस्तुत पद के अंतर्गत किया है। यह होता है हमारा फोर्थ पद कंप्लीट। जो नेक्स्ट पद है फिफ्थ, वो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे।